Write down the heading. Nomenclature of organic compound. सबसे पहले तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करें तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ. यस, कोई कुछ बोल रहा है? मैम ये डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन बोल बताएंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अब बताएंगे. हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाइड्रोकार्बन तो समझते हो आप? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हम CNH ग्रुप कोई भी. हाँ, जिस तो CNH कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा दैट इज हाइड्रोकार्बन. तो डेरिवेटिव क्या होता है हाइड्रोकार्बन का? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करना बहुत ही आसान है बेटा. हाइड्रोकार्बन से अगर आप एक हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव कर दो और उस हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करने के बाद अगर आप कोई नया जी ग्रुप ऐड कर लेते हो तो उसके बाद जो बनने वाली स्ट्रक्चर्स होती है उसी को क्या बोला जाता है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, हम CH4 से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन को ऐड कर दें तो ये जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. सेम ऐसे ही अगर CH4 में से हम हाइड्रोजन को रिमूव करके OH को ऐड कर देंगे तो कोई भी अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर हम नया एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो जो बनने वाली स्ट्रक्चर होती है उसी को क्या बोला जाता है बेटा? दीज आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. क्लियर हुआ? डेरिवेटिव क्या होगा? नोट कर रहे हो साथ साथ? यस मैम, बस एक लास्ट में. अब हम क्या करेंगे? अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे. जितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पढ़ना है उन सबको हम क्लासिफाई करने वाले हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक फ्लो चार्ट हम बनाने वाले हैं, देखना उसको. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बेटा. नंबर 1 इज ओपन चेन कंपाउंड. राइट. ओपन चेन कंपाउंड को बेटा एलिफेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है. दीज आर एलिफेटिक कंपाउंड. और दूसरे टाइप के कंपाउंड होते हैं बेटा साइक्लिक कंपाउंड. एक तो होते हैं ओपन चेन कंपाउंड और एक क्या होते हैं साइक्लिक कंपाउंड. ओपन चेन को डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में फर्दर. नंबर 1 इज सैचुरेटेड कंपाउंड एंड नंबर 2 इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड. देखो ओपन चेन क्या होंगे? जो साइक्लिक नहीं होंगे. जब कार्बन कार्बन से कनेक्टेड होगा तो फर्स्ट और लास्ट एंड क्या होगा? फ्री होगा. तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? ओपन चेन. इन्हीं ओपन चेन कंपाउंड को क्या बोला जाता है? एलिफेटिक कंपाउंड. अब इनमें से सैचुरेटेड किसको बोला जाता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको सैचुरेटेड बोला जाता है. और कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड. राइट.
साइक्लिक जो कंपाउंड है उनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बेटा. नंबर 1 इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड नंबर 2 इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. होमोसाइक्लिक के भी फर्दर टू पार्ट्स हैं. नंबर 1 इज एलिसाइक्लिक एंड नंबर 2 इज एरोमेटिक. सेम क्लासिफिकेशन हेट्रोसाइक्लिक का है. एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. ठीक है. और एरोमेटिक के भी दो पार्ट हैं बेटा, बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड. इसमें से जो ओपन चेन वाला पार्ट है वो आप ऑलरेडी 10th क्लासेस तक पढ़ चुके हो. सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं आपको पता है, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं आपको पता है. हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स को और इनके ये वाले पार्ट हम डिस्कस करेंगे. फ्लो चार्ट बना लिया तो आगे बढ़ते हैं. हो गया. ओके बेटा. साइक्लिक की बात करते हैं. साइक्लिक स्ट्रक्चर सबको पता है कि कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर को साइक्लिक बोला जाता है. रिंग स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर बोला जाता है. इन साइक्लिक में होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स क्या होगी बेटा, when only carbon atom is involved in the ring formation. रिंग फॉर्मेशन में अगर ओनली कार्बन एटम इन्वॉल्व हो रहा है बेटा तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, होमोसाइक्लिक. जैसे रिंग फॉर्मेशन में यहाँ पे सिर्फ कार्बन ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया, यहाँ पे भी कार्बन थे और यहाँ पे भी रिंग फॉर्मेशन में ओनली कार्बन एटम इन्वॉल्व है. ये जो ऑक्सीजन एटम है बेटा ये रिंग का पार्ट नहीं है. जब तक रिंग फॉर्मेशन में ओनली कार्बन एटम यूज होगा तब तक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा बेटा, होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर. और हेट्रोसाइक्लिक क्या होगी, अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो रिंग फॉर्मेशन में अगर कार्बन भी इन्वॉल्व हो रहा है और अदर एटम भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. अदर एटम को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोल दिया जाता है बेटा दीज आर द हेट्रो एटम. हेट्रो एटम टर्म जब भी यूज हो हमेशा अपने आप समझ जाना है हमें, अदर देन कार्बन एटम अगर कोई भी एटम प्रेजेंट है हमारे रिंग फॉर्मेशन में तो वो क्या होता है बेटा, हेट्रो एटम होता है. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग. तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, व्हेन कार्बन एंड अदर एटम्स are also involved in the ring formation. रिंग फॉर्मेशन में कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल रिंग बन रही थी 3 मेंबर रिंग, बीच में ऑक्सीजन आ गया. रिंग बन रही थी बीच में नाइट्रोजन आ गया. एक 5 मेंबर रिंग बन रही थी बीच में ऑक्सीजन आ गया. एक 5 मेंबर रिंग बन रही थी सल्फर आ गया. तो इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे उनको क्या बोला जाएगा बेटा, हेट्रोसाइक्लिक. बिकॉज इन द रिंग फॉर्मेशन देयर इज द कार्बन इज प्रेजेंट एंड अदर एटम्स. अदर एटम्स के लिए टर्म क्या यूज की जाती है बेटा, दीज आर हेट्रो एटम्स. तो ये होते हैं बेटा हेट्रो एटम, जिनसे जो कंपाउंड बनेगा उनको क्या बोला जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाएगा. यहाँ तक बात क्लियर हुई? Yes.
अब हमने होमोसाइक्लिक के दो पार्ट बनाए थे, एक तो एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक, तो उनको डिस्कस करते हैं। सेम पार्ट हेट्रोसाइक्लिक के थे, तो अगर कॉन्सेप्ट हमें होमोसाइक्लिक में समझ में आ जाएगा तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो हम होमोसाइक्लिक का फर्दर क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स को। क्या कोई मुझे बता सकता है, किसी को पता हो व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड? व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड? सुनी होगी ये टर्म तो। अच्छा, किसको नहीं पता सब बताओ, चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करो जिसको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है। हम ये more than one rings joined by covalent bond वाला है। नहीं, मैं बताती हूँ आपको एरोमेटिक कंपाउंड को डिफाइन कैसे करते हैं। एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक कब बोला जाता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती है बेटा, और उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं हम। नंबर 1 कंडीशन होती है बेटा, द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन, देयर इज कंप्लीट resonance is present inside the ring। रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए बेटा? रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। क्या आपको पता है रेजोनेंस क्या होता है? शिफ्ट ऑफ डबल बॉन्ड। शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड नंबर जो है उस वो कंडीशन क्या है बेटा? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन must be present inside the ring। inside the ring, रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, तो जब आप n की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो 3 कंडीशन, जब भी आप कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक डिफाइन करोगे ना बेटा, तो उस टाइम आपको 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि कंपाउंड साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आप चेक करोगे कि कंप्लीट रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए रिंग के अंदर। और जब आप इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करोगे इनसाइड द रिंग, तो वो रिंग के इलेक्ट्रॉन या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 6 पाई होने चाहिए, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब n की वैल्यू आप वैसे कुछ भी रख सकते हो, n की वैल्यू 4 भी रखोगे तब भी आपको कोई ना कोई एक पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आएगी। तो कोई भी इनमें से कॉम्बिनेशन बनके यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि हम n की वैल्यू क्या रखें, जो वैल्यू रखने से जो हमारा कॉम्बिनेशन, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ना, जैसे हमारा n की वैल्यू अपन ने 0 रखा तो रिजल्ट क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो या तो सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 10 पाई होने चाहिए। जैसे आप 4 रखोगे तो उसके बाद की जो वैल्यू आएगी वो जो इलेक्ट्रॉन है 18 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब अप्लाई करते हैं अपन, तब अपन को डिटेल में समझ में आएगा
कि एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, आपको पता है बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों बोला जाता है उसको एरोमेटिक? सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो और फिर हम उसकी कंडीशन को चेक करेंगे। क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है? रिंग बन रही है मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी है। क्यों है ये मॉलिक्यूल प्लेनर? क्योंकि ईच कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिड। और जो एटम sp2 हाइब्रिड होता है बेटा, उसका जो शेप होता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा? साइक्लिक एंड प्लेनर है। दूसरा हमें चेक करना है कि क्या इस केस में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये चेक करना है। एक कंडीशन हमें ये देखनी है कि क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या। तो बेटा बेंजीन में रेजोनेंस पॉसिबल है। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बोलना भी ठीक है टर्म, बट जो टर्म एक्चुअल में यूज होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब ही शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोला जाता है बेटा? दिस इज द रेजोनेंस। तो ये भी प्रेजेंट है। और n की वैल्यू 2 रखने पे हमारे पास यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, बस हमें चेक करना है रिजल्ट जो है हमारी स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमारे स्ट्रक्चर में हमने ऑब्जर्व किया कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, राइट? ये हमने चेक कर लिया। अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस स्ट्रक्चर को चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको साइक्लिक चेक करना है। चेक कर लिया। अब आपको चेक करना है कि क्या इस कंपाउंड में शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या। तो बिल्कुल हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज जो है उसके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्टिंग कर सकता है। दोनों पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के पास चले जाए और इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज आ जाए बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। समझ आ रहा है रेजोनेंस? वैसे इस टॉपिक को अपन जीओसी में फिर से भी पढ़ेंगे, बस आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं कि इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? शिफ्ट हो रहे हैं। और इस मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये सिस्टम भी क्या होगा बेटा? एरोमेटिक सिस्टम होगा। क्योंकि जहां पे भी साइक्लिक रिंग में 2 पाई या 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सिस्टम क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्लियर? समझ आया ये पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. डन? yes, ma'am. देखो एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको चेक करते हैं क्या वो एरोमेटिक है। तो बेटा इस कंपाउंड में सबसे पहले चेक करो, साइक्लिक तो दिख गया। रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? रेजोनेंस का मतलब शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ चले जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो शिफ्टिंग हो सकती है। यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। हमारे सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया बेटा? दिस इज एरोमेटिक। एक और लेते हैं अपन कंपाउंड।
इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन में भी चेक करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कितने, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और डबल बॉन्ड सारे अल्टरनेट आ रहे हैं बेंजीन की तरह, मतलब इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया बेटा, एरोमेटिक हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रही हूँ उसको चेक करके बताना क्या वो एरोमेटिक है या नहीं। एंथ्रेसीन बोलते हैं बेटा इसको। पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करो। मैम है 14 पाई एरोमेटिक है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड भी क्या है बेटा, एरोमेटिक। तो ये हमें पता चल गया व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब आते हैं अपन इसके नेक्स्ट पार्ट पे। हमने होमोसाइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड किया था, वन इज एरोमेटिक, तो सेकंड पार्ट था हमारा एलिसाइक्लिक। अब उसको डिफाइन करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपन ये बोल सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड अदर देन एरोमेटिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक होंगे। समझने के लिए तो ये बोला जाता है, और जब हमें डेफिनेशन देनी होती है तो हम ये बोलते हैं सिंपल। हाँ जी बेटा, तू कुछ बोल रहा था। सिंपल साइक्लिक कंपाउंड को बोला जाता है बेटा एलिसाइक्लिक। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं अदर देन एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएंगे उन सब का सारे कंपाउंड को हम किस कैटेगरी में रख देंगे बेटा, एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल जैसे ये 6 मेंबर रिंग है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो ये एलिसाइक्लिक हो गया। ये एलिसाइक्लिक हो गया। 5 मेंबर रिंग में मान लो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगाया, तो ये एलिसाइक्लिक हो गया। 4 मेंबर रिंग में मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, एलिसाइक्लिक। तो जो तुम्हें वो नहीं लगे ना, एरोमेटिक नहीं लगे, वो सारे कंपाउंड क्या होंगे बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, अभी हमने डिफाइन किया था कि अगर रिंग फॉर्मेशन में अदर देन कार्बन एटम इन्वॉल्व हो जाता है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई सा भी एटम ऐड हो जाए, कितने भी मेंबर रिंग हो, तो ऐसे जो बनने वाली स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला जाता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। राइट। अब हेट्रोसाइक्लिक को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वन इज एरोमेटिक एंड सेकंड इज एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक की कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं बेटा, वही कंडीशंस होती है यहाँ पे भी, चाहे वो कंपाउंड होमोसाइक्लिक का एरोमेटिक हो या वो हेट्रोसाइक्लिक का एरोमेटिक हो, कंडीशन चेंज नहीं होती, कंडीशन जो है वो सेम है। बट कुछ कंपाउंड है जिनको मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। जैसे एक होता है पायरोल, ये एरोमेटिक होता है। फ्यूरेन एरोमेटिक होता है। थायोफीन एरोमेटिक होता है, दिस वन इज थायोफीन। ये क्यों है एरोमेटिक अभी बताते हैं आपको। और एक है पिरिडिन, ये भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है।
तो पीरियडिन का तो समझ में आ रहा है, तुम्हें 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं डायरेक्टली, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। बट पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन एरोमेटिक क्यों है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां इस केस में जो नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर या जो ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर है या जो सल्फर एटम के लोन पेयर है बेटा, वो लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं बेटा रेजोनेंस में। उन लोन पेयर का रेजोनेंस हो सकता है, और ये कंडीशन होती है इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज will involve in resonance। अगर वो रेजोनेंस प्रोसेस में बेटा इन्वॉल्व हुआ तो हम बोल सकते हैं इट विल बिहेव एज ए, उसको किसकी तरह बिहेव करना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह। मतलब उसको ऐसे ही मानना है कि जैसे कि वो क्या है, एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। तो इस केस में भी ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होता है बेटा। इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, वो कितने, कौन से काउंट करना है? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी काउंटिंग में लाना है। तो यहाँ पे भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सेम केस यहाँ पे फ्यूरेन के केस में होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। सल्फर के केस में भी जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज होगा, रेजोनेंस करेगा। तो इस सिस्टम में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस सिस्टम में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इस सिस्टम में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है? एरोमेटिक स्ट्रक्चर। नोट करिए इसको। ये तीनों एग्जांपल समझ आए बेटा आपको? Yes, ma'am. करें आगे डिस्कस। Yes, ma'am. एलिसाइक्लिक को अगर यहाँ पे भी हमें डिफाइन करना हो तो यहाँ पे भी वही सिंपल डेफिनेशन, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड ही क्या होंगे? एलिसाइक्लिक होंगे। मतलब जो तुम्हें एरोमेटिक नहीं दिखेंगे, सिंपली एक नाइट्रोजन एटम एडेड है रिंग में, ओनली एक ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, या ऑक्सीजन एटम जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, या 2 ऑक्सीजन एटम ऐड कर दिए, तो कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर जो एरोमेटिक नहीं होगा बेटा, वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? एलिसाइक्लिक में आ जाएंगे। ठीक है। जब हमने चार्ट बनाया था तो वहां पे हमने 2 चीजें और भी डिफाइन की थी। हमने कंपाउंड्स को बेंजेनोइड
एंड नॉन बेंजेनोइड भी बोला था। ये किस बेसिस पे बोला जाता है कंपाउंड को बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड? जो स्ट्रक्चर बेटा बेंजीन के सिमिलर होगी वो बेंजेनोइड स्ट्रक्चर होती है, और जो स्ट्रक्चर बेंजीन के सिमिलर नहीं होगी वो क्या होगी? नॉन बेंजेनोइड। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू बेंजीन, सिमिलर टू बेंजीन जो स्ट्रक्चर वो बेंजेनोइड, नॉट सिमिलर टू बेंजीन नॉन बेंजीन। अब ये दोनों किसके पार्ट थे? ये दोनों पार्ट थे किसके बेटा? एरोमेटिक के। तो देखना मैं एग्जांपल लिख रही हूं। नेफ्थलीन हमने बनाया था, नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर बेंजीन के साथ मैच कर रही थी, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? बेंजेनोइड। एक हमने एंथ्रेसीन बनाया था, एंथ्रेसीन की स्ट्रक्चर भी बेंजीन के साथ क्या कर रही थी? मैच कर रही थी, तो ये भी कंपाउंड क्या हो गया? बेंजेनोइड हो गया। जो स्ट्रक्चर बेंजीन के सिमिलर वो बेंजेनोइड। नॉन बेंजेनोइड कौन से होंगे? जैसे अभी अपन ने कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनाई थी, पायरोल, ये एरोमेटिक था बट बेंजीन जैसा नहीं था। एक हमने ये भी स्ट्रक्चर बनाई थी होमोसाइक्लिक में, ये भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर थी बट बेंजीन जैसी नहीं है। तो जो भी स्ट्रक्चर एरोमेटिक और बेंजीन जैसी नहीं हो वो स्ट्रक्चर क्या होगी? नॉन बेंजेनोइड स्ट्रक्चर। अब इनमें होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। जब रिंग फॉर्मेशन में ओनली कार्बन एटम यूज होगा तो वो होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जब रिंग फॉर्मेशन में अदर देन कार्बन एटम भी यूज होगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल होता है क्लासिफिकेशन किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर के पार्ट। नोमेनक्लेचर के मेनली जो सिस्टम डिफाइंड है वो 3 टाइप ऑफ सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, नंबर 2 इज डिराइव्ड नेम, एंड नंबर 3 इज IUPAC नेम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट IUPAC नेम ही होता है। कुछ केसेस में हाँ कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम से। कोई भी कंपाउंड का कॉमन नेम कैसे डिसाइड किया जाता है? उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी से या उस कंपाउंड के सोर्स से जहां से वो मिला हमें, उसके बेसिस पे हम कंपाउंड का कॉमन नेम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं बेटा। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, सोर्स और मे बी डिस्कवरी। कई बार क्या होता है, साइंटिस्ट भी अगर कोई कंपाउंड को डिस्कवर करते हैं तो वो भी अपना नाम जो है उसमें ऐड कर देते हैं उसके कॉमन नेम में। तो कोई भी इनमें से कोई भी बेसिस हो सकता है कॉमन नेम को डिफाइन करने का। जैसे कि अपन एग्जांपल लें, दिस इज एसिटिक एसिड। इसको एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड मिलता है हमें वो कहां से मिलता है? विनेगर से। और विनेगर को लैटिन टर्म में बोला जाता है एसिटम।
इस वजह से इस एसिड को क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड। तो ये जहां से डिराइव हुआ था, विनेगर से मिला था, और तो उसी के बेसिस पे अपन ने नाम रख दिया इसका, दिस इज एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये होता है, फॉर्मिक एसिड कहां से मिलता है बेटा, ये होता है रेड एंट में, और रेड एंट का लैटिन जो टर्म है वो होता है फॉर्मिकस। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, फॉर्मिक एसिड। जैसे हम याद करें, आपको एक रिएजेंट आपका नाम सुना होगा, RMgX, सुना है सबने, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको। तो बेटा इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट ने। तो ये किस बेसिस पे है, उसकी डिस्कवरी की बेसिस पे। कोई भी बेसिस हो सकता है कंपाउंड के कॉमन नेम को डिफाइन करने का, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी पे हो, चाहे वो सोर्स पे हो, चाहे वो डिस्कवरी पे हो। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? यस मैम। एक और मुझे याद आया, लैक्टिक एसिड। कर्ड में प्रेजेंट होगा, फॉर्मूला क्या होता है, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला होता है। सेकंड नंबर पे OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 और H, ये होता है लैक्टिक एसिड। कर्ड में प्रेजेंट होता है बेटा ये। ब्यूटायरिक एसिड होता है एक, जो बटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है कॉमन नेम बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिराइव्ड नेम। डिराइव्ड नेम कैसे डिफाइन किया जाता है, डिराइव्ड नेम को डिफाइन करने के लिए कोई भी एक होमोलोगस सीरीज का एक पेरेंट मेंबर डिसाइड किया जाता है, और उस पेरेंट मेंबर का जो भी कॉमन नेम होता है, उससे उस होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर को क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। Here the name of the organic compound is decided by the parent member of the homologous series। होमोलोगस सीरीज के पेरेंट मेंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है डिराइव्ड नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो एक होमोलोगस सीरीज के लिए ही ये स्पेसिफिक होता है डिराइव्ड नेम। कैसे इसको डिफाइन करते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज CH3OH, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बिनोल, इसका कॉमन नेम है। और अगर इसका नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर बनाया जाए तो वो क्या होगा, CH3CH2OH। तो ये हो गया इस का पेरेंट मेंबर, इसका नाम हमें पता होगा। और इस होमोलोगस सीरीज में बाकी जितने भी मेंबर होंगे उनका नाम हम डिफाइन करेंगे उस पेरेंट मेंबर के नेम के अकॉर्डिंग। तो ये तो था कार्बिनोल। अगर इसमें मैं मिथाइल ऐड कर दूं तो स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा बेटा, CH3 ग्रुप को मिथाइल बोलते हैं, तो ये नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनोल। तो मिथाइल कार्बिनोल क्या है, कंपाउंड का डिराइव्ड नेम।
सेम ऐसे ही अगर मैं मिथाइल की जगह इथाइल ऐड कर दूं इस स्ट्रक्चर में, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल कार्बिनोल। तो ये भी इस कंपाउंड का क्या होगा, डिराइव। तो ये बेटा स्पेसिफिक होता है और सिर्फ होमोलोगस सीरीज के लिए ही, मतलब ऐसे हम रैंडमली किसी भी कंपाउंड का जो है वो डिराइव नेम बता नहीं सकते जब तक हमें ये नहीं पता हो कि हम इसके पेरेंट मेंबर का जो नेम है वो क्या है। ठीक है, तो ये लिमिटेड होता है कुछ होमोलोगस सीरीज के लिए। जैसे एल्कोहल वाली सीरीज का जो है वो कार्बिनोल से डिसाइड हो जाता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली सीरीज है उसका जो नेम है वो डिसाइड होता है किससे, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड उसका क्या होता है, पेरेंट मेंबर होता है। तो इस एसिटिक एसिड में अगर हाइड्रोजन को रिमूव करके मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको क्या बोला जाएगा, मिथाइल एसिटिक एसिड। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, डिराइव्ड नेम का। सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटा आईयूपीएससी, उसी को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें आईयूपीएससी को। Yes, ma'am. चार्जर आज तो मैं फुल चार्ज करके लाई थी। आईयूपीएससी नेम डिस्कस करें, नोट कर लिया सबने। Yes, ma'am. अब इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नेम जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफाइन करते हैं बेटा, then it is a combination of 5 part. We can say the IUPAC name of any organic compound is the combination of 5 parts. और ये 5 parts क्या क्या होते हैं बेटा, नंबर 1 सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स, देन 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद होता है बेटा वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद होता है 1 डिग्री सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद होता है बेटा सेकेंडरी सफिक्स। किसी भी कंपाउंड का जब हम आईयूपीएससी नेम रखेंगे तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है ऑलवेज। 2 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर 1 डिग्री, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। राइट, अब हमें 1 बाय 1 ये चीजें समझनी है कि इनमें ये सारी चीजें क्या होती है। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए डिफाइन होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए डिफाइन होता है, वर्ड रूट क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम वर्ड रूट से।
वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? इट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम number of carbon atoms in the principal chain या मेन चेन। मेन चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उससे क्या डिफाइन होता है? वर्ड रूट डिफाइन होता है। वन कार्बन के लिए मैथ यूज करते हैं, है ना? अगर एक कार्बन आपके प्रिंसिपल चेन में है तो उसके लिए मैथ। 2 कार्बन प्रेजेंट है, C2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? एथ। C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 अनडेक, C12 डूडेक। बस इतना ध्यान रखना, अनडेक एंड डूडेक। तो जब आप चेन सिलेक्शन करोगे कोई भी कंपाउंड के IUPAC नेम के लिए, और उस चेन सिलेक्शन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उनके लिए हम ये वाली वर्ड रूट यूज करेंगे, ठीक है? सेकंड हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए डिफाइन होता है? टू डिग्री प्रीफिक्स is used for the naming of substituents और लोकेंट। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के लिए या लोकेंट्स की नेमिंग के लिए। अब ये सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट्स क्या होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जब आप मेन चेन का सिलेक्शन करोगे, मान लो आपने कोई भी मेन चेन का सिलेक्शन कर दिया इस टाइप से, और इस मेन चेन के बाहर जो भी ग्रुप बच जाएगा बेटा, उसी ग्रुप को क्या बोला जाता है? लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट। तो हम बोल सकते हैं ऑल द अदर कार्बन एटम which are not the part of main chain, जो मेन चेन का पार्ट नहीं होगा उसको क्या बोला जाएगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे एक कार्बन वाला ग्रुप बच गया मिथाइल बोलेंगे, 2 कार्बन का ग्रुप बच गया इथाइल बोलेंगे, ठीक है, 3 कार्बन हो गए तो प्रोपाइल बोलेंगे उसको। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और दूसरी कैटेगरी में सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से आते हैं बेटा? कुछ फंक्शनल ग्रुप है। सम फंक्शनल ग्रुप आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। कुछ फंक्शनल ग्रुप को ही क्या ट्रीट किया जाता है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब अदर देन, मतलब मेन चेन में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, और उनकी नेमिंग जो है वो 2 डिग्री प्रीफिक्स की जगह की जाएगी। और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होते हैं बेटा? हेलोजन्स। सारे हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है,
ईथर ग्रुप जो होता है वो भी क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है बेटा जिनको किसकी तरह ट्रीट करना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करना है। क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज किया जाता है। नोट करिए इसको। डन। Yes, ma'am. वर्ड रूट हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स को। 1 डिग्री या प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स denotes या indicate whether the carbon chain is cyclic और acyclic। acyclic का मतलब ओपन चेन। 1 डिग्री प्रीफिक्स इंडिकेट करता है बेटा साइक्लिक या एसाइक्लिक स्ट्रक्चर को। जैसे अगर स्ट्रक्चर एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक का मतलब ओपन चेन को ही एसाइक्लिक बोला जाता है बेटा, तो इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता, कोई प्रीफिक्स यूज ही नहीं करना आपको। अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करना है वो होता है बेटा साइक्लो। अगर बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर हो तो उसके लिए प्रीफिक्स बाईसाइक्लो यूज किया जाता है। क्या होते हैं बाईसाइक्लो, स्पाइरो बताते हैं आपको। स्पाइरो जो कंपाउंड होते हैं साइक्लिक, उनके लिए भी प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है, स्पाइरो। अब ये बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, जब कंपाउंड में मोर देन वन रिंग कोई भी 2 कार्बन एटम पे, कॉमन कार्बन एटम पे अगर ज्वाइन हो जाती है ना बेटा, 2 रिंग अगर 2 कॉमन कार्बन एटम से ज्वाइन हो जाती है तो ऐसे कंपाउंड को तो बोला जाता है बाईसाइक्लो। स्पाइरो क्या होते हैं, जब 2 रिंग एक कॉमन कार्बन से ज्वाइन हो जाए, एक कॉमन कार्बन एटम से अगर ज्वाइन हो जाती है कोई एक स्ट्रक्चर, तो वो 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोला जाएगा बेटा, स्पाइरो कंपाउंड। 2 कॉमन कार्बन एटम तो बाईसाइक्लो, अगर एक कॉमन कार्बन एटम तो उसको क्या बोला जाएगा, स्पाइरो बोला जाएगा। साइक्लिक तो आप समझते ही हो, एक ही रिंग वाली स्ट्रक्चर होगी उनको साइक्लो बोला जाएगा। तो अगर कंपाउंड ओपन चेन दिखा तो हम प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, साइक्लिक दिखा तो साइक्लिक यूज करेंगे, बाईसाइक्लो जैसे दिखे तो बाईसाइक्लो, और स्पाइरो जैसे दिखे तो स्पाइरो।
अब हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सफिक्स को। प्रीफिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। 1 डिग्री सफिक्स बोल दो या प्राइमरी सफिक्स बोल दो। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है बेटा? इट इंडिकेट whether the parent chain is saturated or unsaturated। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये किस में डिफाइन किया जाता है बेटा? प्राइमरी सफिक्स में। आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो हम इन यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा? प्राइमरी सफिक्स होते हैं, एन, इन एंड आइन। नंबर 5 जो है वो क्या है हमारा? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हम किसके लिए यूज करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स इस बात को इंडिकेट करता है कि वहां पे किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इट विल इंडिकेट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। विल इंडिकेट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप present in the organic molecule। जैसे आपको पता है अल्कोहल के लिए आप कौन सा सफिक्स यूज करते हो? ओल यूज करते हो। एल्डिहाइड के लिए कौन सा यूज करते हो? एल यूज करते हो। एक बार आपको सफिक्स बता देते हैं सीक्वेंस में, यहां तक नोट करो। प्रायोरिटी ऑर्डर की सीरीज में ही आपको याद करवा दिया जाएगा। करें डिस्कस। Suffix of different functional group। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है बेटा? ओइक एसिड। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आता है SO3H, इसका सफिक्स क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट आता है बेटा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, याद रह जाएगा। ओइक एनहाइड्राइड के बाद कौन आएगा? ईस्टर। ईस्टर ऐसा होता है।
ईस्टर का क्या होता है? O8, सफिक्स होता है O8। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आता है बेटा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का सफिक्स होता है OL हैलाइड, या Cl लगा दिया तो OL क्लोराइड। उसके बाद होता है एमाइड। एमाइड का सफिक्स होता है एमाइड। एमाइड के बाद आता है बेटा साइनाइड, RCN। साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल। उसके बाद आता है RNC, आइसोसाइनाइड। इसका सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। आइसोसाइनाइड के बाद आता है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का होता है Al। फिर आता है कीटोन। कीटोन का होता है ओन। एल्कोहल, ROH, ओल। थायो एल्कोहल, थायोल। RNH2, एमीन। एमीन का सफिक्स एमीन ही होता है। और ईथर फंक्शनल ग्रुप भी होता है, बट उसका सफिक्स नहीं होता, इसका प्रीफिक्स यूज होता है ईथर का। ठीक है, प्रीफिक्स को अपन बाद में पढ़ेंगे। ये इसी सीक्वेंस से हमें सफिक्स को भी याद रखना है, और ये ऐसे ऑर्डर भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर के बाद जब हम ऐसी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जहां पे मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे बेटा हमें प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेरा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेरा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो उसके बेसिस पे कंपाउंड का जो है वो नेम डिसाइड होता है। तो इसी सीक्वेंस से इसको नोट कर लो बेटा।
डन, स्टार्ट करें नेक्स्ट नोमेनक्लेचर। यस मैम। तो हेडिंग डाल लो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम रूल्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 रूल, select the longest chain, select the longest carbon chain which is known as principal carbon chain या main chain, which is known as principal और main chain। सबसे पहला काम आपको यही करना है, आप जो आपको कंपाउंड गिवन होगा उसकी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, ठीक है। नंबर 2, if more than one chain of equal length are present in the same molecule, then select the chain which has maximum number of substituent। अगर बेटा ऐसी चेन दी हुई है हमें, ऐसे हम चेन सेलेक्ट कर रहे थे और हमारे मॉलिक्यूल में हमें एक से ज्यादा चेन ऐसी मिल रही है जिनमें कार्बन का एटम जो है आ रहा है क्या, वो सिमिलर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो उस टाइम उस चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर में क्या प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल बताते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड दिया हो, एक बार मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ फिर आपको बताते हैं। इस कंपाउंड में 2 टाइप की चेन अवेलेबल है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं इक्वल लेंथ की। देखना कौन कौन सी है। एक तो चेन हम ये वाली बना सकते हैं, इस चेन का सिलेक्शन हम करते हैं अगर तो 5 कार्बन आ रहे हैं मेन चेन में, और एक हम चेन सेलेक्ट करते हैं ये वाली, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चेन सिलेक्शन में कितने कार्बन एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, 5 कार्बन। यहाँ भी चेन सिलेक्शन में 5 कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब ऐसा केस बनता है बेटा तो वो चेन सिलेक्ट की जाती है जिसमें मैक्सिमम नंबर में क्या प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के बाद जो रिमेनिंग ग्रुप होता है, दीज आर मिथाइल एंड इथाइल, इनको क्या बोला जाता है, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स। ये मिथाइल इथाइल क्या होते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और यहाँ इस केस में ये जो पूरा ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा यहाँ पे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2। तो जहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा प्रेजेंट होंगे वही आप चेन का सिलेक्शन करोगे, दूसरी वाली चेन का सिलेक्शन नहीं करोगे। तो ये कुछ केसेस में हो जाता है ऐसा कि मोर देन 1 चेन प्रेजेंट होती है, उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं।
अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हमने चेन का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना होता है, पोजीशन असाइन करनी होती है सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो इस टाइप से पोजीशन असाइन करनी होती है सब्स्टिट्यूएंट को कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हमारी मेन चेन के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेजेंट है, उन मेन चेन के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मिलना चाहिए बेटा, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, मतलब पहले रूल लिखते हैं। नंबरिंग इज असाइंड in such a way that all substituents gets a lowest position। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उन सबको क्या मिलनी चाहिए, लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें ऐसी कोई स्ट्रक्चर दे रखी है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, चेन का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम नंबरिंग देंगे। तो देखना नंबरिंग कैसे दे रहे हैं। एक नंबरिंग तो दी हमने 1 2 3 4 5 एंड 6, एक नंबरिंग दी हमने 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दोनों केस में चेक करो सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग कैसे दी। जब हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग दी तो सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन मिली 2 2 4 एंड 5। इस डायरेक्शन से नंबरिंग की तो दोनों ब्रोमीन को 2 2 पोजीशन, क्लोरीन को 4th, और जो मिथाइल ग्रुप था उसको कौन सी पोजीशन मिली, 5। अगर मैंने रिवर्स डायरेक्शन में नंबरिंग की तो पोजीशन क्या मिल रही है, 2 3 5 5। तो बेटा इस टाइप से पोजीशन देना होता है आपको मॉलिक्यूल को, जिसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उन सबको क्या मिलनी चाहिए, लोएस्ट। तो जहां पे भी लोएस्ट नंबर ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा होगा, वही आपका चेन सिलेक्शन या जो नंबरिंग है वो क्या होगी, करेक्ट होगी। तो इस केस में ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी, ये वाली नंबरिंग करेक्ट नहीं होगी, इनकरेक्ट है। जहां पे सारे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनको अगर मिनिमम नंबर अगर मिलेगा मेन, दैट मीन्स वही नंबरिंग क्या होगी, आपकी बेस्ट नंबरिंग होगी। जैसे एक एग्जांपल अपन लें, देखो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो ये स्ट्रक्चर हमें गिवन है। सबसे पहले तो अपन चेन सिलेक्शन करते हैं, अब नंबरिंग चेक करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरी डायरेक्शन से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट डायरेक्शन में नंबरिंग 2 4 4 6। दूसरी डायरेक्शन में नंबरिंग की है तो 1 3 3 5। तो जहां पे कभी भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इन सारी पोजीशन नंबर का सम निकाल लेते हैं, और जो सम मिनिमम आता है वही लोएस्ट, वही जो होती है वो पोजीशन परफेक्ट होती है। बट ऐसा नहीं होता बेटा, पोजीशन वो सेलेक्ट करनी है आपको जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन असाइन कर पाओ। तो इस वाले में आप नंबर 1 पोजीशन असाइन कर रहे हो सब्स्टिट्यूएंट को, फर्स्ट पोजीशन मिल रही है यहाँ पे, तो यही पोजीशन जो है वो क्या होगी बेटा, परफेक्ट करेक्ट पोजीशन होगी। ऊपर वाली जो नंबरिंग होगी जो सब्स्टिट्यूएंट्स की, वो क्या हो जाएगी बेटा, इनकरेक्ट हो जाएगी। ये रूल क्लियर हुआ, नोट करिए इसको।
आगे डिस्कस करें नेक्स्ट रूल। नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. Number 4, if different alkyl group are present at the same position, then the group which come first in alphabetical order get the lowest position. अगर दो एल्काइल ग्रुप है और दोनों की दोनों डायरेक्शन से अगर सिमिलर पोजीशन आ रही है बेटा, तो उस केस में आपको उस कंपाउंड के नेम के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि किसको मिनिमम नंबर दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल देखते ही। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चेन बनाई 1 2 3 4, ये नंबरिंग पॉसिबल है, 1 2 3 4 ये वाली नंबरिंग भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो, जब हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की तब भी 2 3 आ रहा है, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग की है तब भी 2 3 पोजीशन आ रही है। अगर दोनों साइड अगर पोजीशन बेटा सिमिलर आ जाए, तब ये अल्फाबेटिकल रूल होता है, ये अप्लाई करना होता है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा उसको लोएस्ट नंबर देना है। तो इसका नाम होता है ब्रोमो, और इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोरो। तो अल्फाबेट में बी पहले आएगा, इसका मतलब ये जो अपन ने नंबरिंग की है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, ये वाली नंबरिंग जो है वो करेक्ट हो जाएगी। जो ब्रोमो है उसको हम मिनिमम पोजीशन असाइन करेंगे कंपेयर टू क्लोरो। नेक्स्ट रूल, each substituents are prefixed by its position number। जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे बेटा, तो उसके आगे उसकी पोजीशन नंबर भी लिखेंगे कि वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो मिथाइल जो है वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट के नेम के साथ उसकी पोजीशन को जरूर डिफाइन करना है हमें।
नेक्स्ट रूल डिस्कस करें। रूल नंबर 6, if the same substituent, if the same substituents are present more than one time, more than one time, then use prefix। अगर दो बार 2 टाइम्स आ रहे हैं तो डाई यूज करते हैं, 3 टाइम्स के लिए ट्राई यूज करते हैं, 4 टाइम के लिए टेट्रा यूज करते हैं। यहाँ पे एक नोट लिख लो, प्रीफिक्स डाई, ट्राई एंड टेट्रा are not considered in alphabetical order। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करना होगा, मतलब जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, तो उस टाइम इसके डाई, ट्राई और टेट्रा के डी टर्म को आपको कंसीडर नहीं करना। बताऊंगी मैं आपको किस तरीके से यूज करेंगे। लास्ट रूल लिखो, द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, the name of the substituents should be written in alphabetical order, should be written in alphabetical order। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे उन सबको किस में करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करेंगे। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी अपन इसकी प्रैक्टिस जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमें स्ट्रक्चर गिवन है, इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, फिर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम पोजीशन असाइन करेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो ये क्या है? क्लोरो। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड नंबर पे। तो हम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। और हमारी मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। अगर ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए तो हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। अब क्लोरीन 2 बार रिपीट हो रहा है और दोनों ही किस पोजीशन पे है? सेकंड पे। तो हम क्या लिखेंगे? 2,2 डाई क्लोरो, और मेन चेन में कितने कार्बन है?
4 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर स्ट्रक्चर ये मिल जाए तो ये बना दी हमने चेन। नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन से कर लो, नंबरिंग क्लोरीन को 2,3 मिल रही है तो नाम क्या हो जाएगा 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर हुआ? एक बार रूल्स को रिवाइज कर लेना, इसकी प्रैक्टिस जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके। ओके।